अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैं आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स टीच करूँगा। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। चूँकि आप लोग 9th क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, तो 9th क्लास के अंदर बच्चों जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके वो बोर्ड के होते हैं, और बोर्ड जो है उसमें किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, बोर्ड आपको किस लिहाज से पेपर पूछेगा, उसका पैटर्न क्या होगा और किस अंदाज से आप बोर्ड की एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होंगे और किस तरीके से आप बोर्ड के पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। तो बच्चों तमाम की तमाम चीज़ें आपको साथ साथ मैं गाइड करता जाऊंगा। एक छोटी सी बात अगर मैं कहूँ तो बोर्ड का एक पैटर्न क्या होता है कि बोर्ड में सबसे पहले एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपसे। उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं आपको 3 से 4, तो उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। और सेकेंडली आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स के होते हैं। अब बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट ही होना चाहिए, वो लेंथ ही नहीं होना चाहिए। बोर्ड में बच्चों आपको एक्स्ट्रा शीट्स अवेलेबल नहीं होती, जो शीट्स होती हैं उसी के अंदर आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना होता है और आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी, पेपर रफ़ नहीं करना। पेपर आपका नीट होना चाहिए, इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसे मौका ना मिले कि वो कहीं से भी मार्क जो है ना वो आपके डिडक्ट कर सके। तो बच्चों इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपको मैथ्स अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अपनी बात को अच्छे से कन्वे करने की कोशिश करूँगा। मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, मॉडर्न कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हुए मैथ्स को आसानी से करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 की तरफ आप मूव आउट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का नेम है रियल नंबर्स। अब बच्चों यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले रियल नंबर्स और उसके टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट उसका क्वेश्चन ही इस पर बेस कर रहा है। तो बच्चों रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपल वे में आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर अंडर रूट के अंदर बच्चों माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, या 5 या 6 या कुछ भी, तो वो रियल नंबर नहीं होता, नॉट अ रियल नंबर। बाकी तमाम के तमाम जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल होते हैं। क्लियर? अब रियल नंबर को बच्चों एक्सप्रेस किसके साथ करते हैं? जो रियल नंबर्स हैं, ये जो नंबर है ना अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए, इसे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बहरहाल अभी इसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे इसको कहते हैं। तो रियल नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल आर के साथ। क्लियर है? कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे। रियल नंबर्स की फर्दर आगे से 2 टाइप्स हैं। रियल नंबर अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसकी बच्चों फर्दर आगे से 2 मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं बच्चों इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को बच्चों डिनोट करवाया जाता है कैपिटल क्यू के साथ, और जो इररेशनल नंबर है इसे क्यू प्राइम से डिनोट करवाते हैं, क्यू के ऊपर डैश है। तो यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल यूनियन इररेशनल, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इररेशनल भी हो सकते हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि सर रैशनल कौन सा है और इररेशनल कौन सा है, हमें इस चीज़ की सही तरीके से समझ नहीं आती। तो बच्चों आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो नंबर्स में 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। एक को हम कह लेंगे कि टर्मिनेटिंग है, और एक को हम कह लेंगे कि होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये कौन से होते हैं भाई? जो टर्मिनेटिंग है ना, ये तमाम के तमाम नंबर्स ऐसे जो कि ख़त्म हो जाते हैं, एंडिंग नंबर्स। ठीक है, ख़त्म मैंने लिख दिया इसके साथ। एंडिंग नंबर्स जो हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग, उन्हें कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये तमाम के तमाम नंबर्स को हम कहते हैं ये हैं रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर्स जो कि ख़त्म हो जाएंगे वो रैशनल है। इसकी अगर एग्जांपल है 5 है तो एंडिंग नंबर है। इसके बाद 0.25 है तो ये देख ख़त्म हो गया ना, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। तो टर्मिनेटिंग तो सारे के सारे जो है ना वो रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, ये रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं।
ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं आके। तो मैं आपको बताता हूँ कि ना ख़त्म होने वाले नंबर्स की आगे से फर्दर दो टाइप्स की ऐसी हो सकती हैं। देखें 1.010101 और डॉट 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 मैंने लगा दिया। एक नंबर की ये टाइप बनेगी और एक नंबर की टाइप बनेगी 1.25916015 और एंडलेस है। ये दो टाइप्स की होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। बच्चों अब आपने याद रखना है इनमें से रैशनल कौन सी है और इर्रेशनल कौन सी है। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहे, इट्स मीन नॉन टर्मिनेटिंग है ना, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। देखें 010101 रिपीट हो रहे हैं ना, तो रिपीट हो रहे हैं इसे कहते हैं रिकरिंग, और ये तमाम के तमाम होते हैं रैशनल नंबर्स। और पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स जो कि ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, तो वो आ जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। अगर बात को मैं समराइज़ करूं, अगर नंबर ख़त्म हो जाए तो सीधा सीधा रैशनल है। अगर नंबर ख़त्म ना हो तो फिर देखना है क्या वो रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर रैशनल, अगर रिपीट नहीं हो रहे तो वो हो जाएंगे इर्रेशनल। बच्चों इसके बाद अंडर रूट वाले नंबर्स आते हैं कुछ। अंडर रूट के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तो अंडर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो तो वो कौन सा है, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। मैं अपनी बात को अगर इजी वे में आपको बताऊं तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि अगर अंडर रूट के अंदर 4 आ रहा है तो देखिए ये सॉल्व होता है ना, तो आंसर जस्ट 2 आ जाएगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अगर 5 को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये सॉल्व नहीं होता। पॉइंट के अंदर वैल्यू तो आएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। और अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैलकुलेटर के अंदर बच्चों इनफाइनाइट नंबर नहीं आ सकता। कैलकुलेटर हमें हमेशा पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यू दे सकता है, लेकिन इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। तो मैं सिंपल सा आपको बता दिया फार्मूला। अगर अंडर रूट सॉल्व हो गए एक सिंपल सा आंसर निकाल दे तो ये देखें ना, ये ख़त्म होने वाले नंबर है तो इसे हम कह देंगे ये रैशनल नंबर्स हैं। और अगर अंडर रूट सॉल्व ना हो तो वो आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बच्चों, ये दो टाइप्स हैं इसकी। अब इसके बाद ये दो सिंबल्स है, क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। बच्चों कैलकुलेटर पे भी इसके साइंस मौजूद होते हैं। अगर आप देखें तो ये देखें इधर है, अगर शिफ्ट से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ से पाई आ जाएगा, और अगर आप अल्फ़ा से इसको प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा। देखें अगर इसको सॉल्व करें ना तो देखें पॉइंट के बाद यहाँ नंबर ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कैलकुलेटर है वो हमें लिमिटेड नंबर्स बता सकता है, वो इनफाइनाइट नंबर नहीं बता सकता। तो बहरहाल ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ से इस चीज़ को लाजमी पता करवाया जा सकता है क्या ये रिपीट हो रहे हैं कि नहीं रिपीट हो रहे। अब देखें ये रिपीट नहीं हो रहे, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो बच्चों ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ये तमाम के तमाम इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट फॉलोइंग्स ऑन नंबर लाइंस। ये तमाम के तमाम पार्ट्स हैं, उन्हें नंबर लाइंस पर ड्रॉ करना है। तो बच्चों इसमें दो जो सीरीज़ है वो अंडर रूट वाले हैं, इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है इनको फाइंड करने के लिए। और एक एग्जांपल है आपके पेज नंबर 5 के ऊपर, वो भी मैंने आप लिख दिया, इंपॉर्टेंट काफ़ी। अब देखें इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने मे भी पढ़ी हो पहले, जो कि जिसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। अब बच्चों इसमें ये जो डाउनवर्ड साइड है इसे बेस कहते हैं, इस साइड को जो हाइट वाली साइड पर होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो कर्व्ड साइड है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो मैं लिख लेता हूँ इनके साथ। तो बच्चों मैंने लिख लिया है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो कर्व्ड साइड है ना इसका अगर हम स्क्वायर लें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर प्लस साथ में आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों। इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों क्वेश्चंस में ये √2, √3 और √5 को एक्सपैंड करना पड़ा मैथमेटिकली। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने करना है √2 को एक्सपैंड करना है। किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको। देखें इसमें ये जो बेस है और परपेंडिकुलर है ये हमने फाइंड आउट करनी होती है बेसिकली, फिर इसका हमने स्केच ड्रॉ करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने करना है ये जो √2 है इसको आप फर्दर एक्सपैंड करेंगे,
इसी में से हमने बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूले में देखें तो बेस का भी स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर है, दरमियान में प्लस भी है। तो बच्चों यहाँ भी आप लोग कर लेते हैं, स्क्वायर कर दें प्लस इधर भी स्क्वायर कर दें। अब परपेंडिकुलर और बेस मिसिंग है बच्चों, इसमें आपने याद रखना है जितने भी ये √2 वाले या √, वाले क्वेश्चन है ना, इसमें परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही आएगा, परपेंडिकुलर 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ साथ साथ इनको भी लेके चलते हैं। तो √3 को अगर हम एक्सपेंड करें तो मैंने आपको बताया √ है ना, इसे इस तरीके से लिखें और देखें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर था, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएं प्लस यहाँ भी स्क्वायर लगाएं। बच्चों मैंने बताया कि जो परपेंडिकुलर हैं इन तमाम क्वेश्चंस में 1 होगा, तो इसमें 1 कर देते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, √5 को एक्सपेंड करें आप इसी तरीके से, √ बिग कर दें, स्क्वायर लगाएं प्लस यहाँ भी स्क्वायर लगाएं और परपेंडिकुलर होता है 1। अब बच्चों मेजर काम यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने बेस फाइंड आउट करनी है कि बेस क्या है। बेस काफ़ी इसके डिफ़िकल्ट मेथड्स भी हैं, लेकिन मैं आपको इसका मॉडर्न मेथड बताता हूँ क्या किस तरीके से आप लोगों ने बेस फाइंड करनी है। बच्चों जस्ट आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है, ये जो नंबर है इसे आप लिखें √2, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये जो 1 है ना, ये जो परपेंडिकुलर उसमें माइनस करें, तो -1 करें, इक्वल प्रेस करें, जो आंसर आएगा वो हमारी बेस होगी। देखें इक्वल प्रेस किया तो आंसर क्या है 1, तो बच्चों जो बेस है वो हमारी आ जाएगी इस केस में 1। सिंपल सा रूल है। इसके बाद देखें तो ये इसमें हमने बेस फाइंड आउट करनी है, तो √3 लगाएं, इसमें क्या करना है -1 करें, आंसर आ गया √2। तो बच्चों इसमें जो हमारी बेस होगी वो होगी √2। इसके बाद ये देखें ये क्वेश्चन है √5, तो √5 लिखें और -1 करें, जो आंसर आएगा वो हमारी बेस है। आंसर इसमें 2 आ रहा है, तो बच्चों इसकी बेस आ जाएगी 2। अब देखें स्क्वायर्स की जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो बेस है और ये वाली जो है वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट लिखते हैं। बेस जो है बेस इक्वल टू 1 है इस केस में, और इसमें परपेंडिकुलर भी क्या है, परपेंडिकुलर भी है इसमें 1 ही। इसी तरीके से मैं इसमें लिखता हूँ। इस केस में बच्चों देखें तो बेस है √2, बेस √2 लिख लेते हैं, और इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा 1। परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया ज़ुबानी याद रखना है, तमाम के तमाम केसेस में 1 नहीं आएगा, लास्ट 1 है। इस केस में बच्चों आप बताएं कि बेस क्या होगी, तो मुझे उम्मीद है आपने कहा होगा बेस जो है वो 2 ही है, और जो परपेंडिकुलर है इस केस में भी क्या हो जाएगा 1। अब बच्चों इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस पर नंबरिंग कर देंगे इस तरीके से। अब बच्चों आप लोगों ने गौर करना है कि जो नंबर है ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव नंबर होगा तो स्केल भी आप पॉजिटिव कर देंगे, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों आप लोग देखें कि जो बेस है यहाँ पे वो कितनी है, इसकी बेस अगर आप देखें तो बेस है 1। जब बेस 1 होगी तो यहाँ से 1 तक का जो गैप है इसको आप कर लेंगे डॉग, ठीक है, इसको आप कर दें डॉग करने के बाद बच्चों आप लोगों ने देखना है कि इस पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है। परपेंडिकुलर की हाइट है 1, परपेंडिकुलर कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग डी की हेल्प लेंगे। डी आप बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर आप लोगों ने एक डॉट मेंशन कर देना है। डॉट लगाने के बाद अब देखें चूँकि परपेंडिकुलर की जो हाइट थी वो कितनी थी 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 इंच का ही आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखें ये है और ये है, ठीक है, इसकी हाइट हम कितनी रखेंगे 1 इंच। देखें 1 इंच तक मैंने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, इट्स मीन मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बच्चों आप लोगों ने करना है इस हाईएस्ट पॉइंट को इस 0 पॉइंट के साथ आप लोगों ने जॉइन कर देना है। इस हाईएस्ट पॉइंट को इस 0 पॉइंट से जब आप जॉइन करेंगे तो बच्चों ये है हमारी हाइपोटेनियस, इसे हम कर्व्ड साइड भी कहते हैं। अब आप लोग इसको डिनोट कर दें, तो ये जो कर्व्ड साइड है इस पर आप लिख देंगे √2 जो हमारा नंबर था। ये जो बेस थी ये कितनी थी बच्चों, बेस थी 1, और ये जो परपेंडिकुलर था ये भी 1 था, तो आप इसको भी लिख देंगे 1। अब बच्चों लास्ट स्टेप है इसका, आप लोगों ने कंपास की हेल्प से
इस ज़ीरो पॉइंट पे और इसको एक्सपैंड आप लोगों ने करना है इसकी मैक्सिमम हाइट तक। यहाँ तक एक्सपैंड करने के बाद एक इधर आर्क ड्रॉ कर दें, एक दरमियान में आर्क ड्रॉ कर दें और एक ड्रॉ करें आप बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करवाना है। तो बच्चों बेसिकली जहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यही हमारा पॉइंट था √2 का, यही हमारा पॉइंट है, इसे हम कह देंगे P। ठीक है बच्चों, आप देखें √2 अगर आप हाइपोटेनियस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं तो यहाँ पे आएगा, और अगर आप √2 पॉइंट की फॉर्म में देखें तो कैलकुलेटर पे अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1.4 आएगा। इट्स मीन 1 से ऑनवर्ड, 1 से आगे होगा। तो देखें अगर √2 को जब हमने आर के थ्रू एक्सप्रेस किया नंबर लाइन के ऊपर तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आ रही है जो कि 1.4 समथिंग ही बन रही है। अब बच्चों √3 को एक्सप्रेस करने के दो मेथड्स हैं। दोनों ही मेथड्स में सबसे पहले आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बेस है √2, तो बेस √2 है। √2 हमने पार्ट 1 में ड्रॉ किया था। तो √3 को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो अगेन रिपीट करना पड़ना है। इट्स मीन √2 हमें दोबारा से ड्रॉ करना पड़ना। तो मैंने लाइन लगाई और 0 से 1 तक के गैप को मैंने बोल्ड कर दिया, बेस 1 आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर 1 पे रखें, आप 1 पे रख के 90 डिग्री का आप लोगों ने एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ भी कर दिया मैंने और यहाँ भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसकी हाइट कितनी है, हाइट देखें तो परपेंडिकुलर 1 ही है, हाइट इसकी 1 ही है। तो 1 इंच तक इसकी अगर हम हाइट ड्रॉ करें, यहाँ से ये पॉइंट है और यहाँ पे मैंने 1 इंच की इसकी हाइट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से देखें यहाँ तक 1 इंच आ चुका, और इसी तरीके से ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट था ना, यहाँ से यहाँ तक इसको भी हमने 1 इंच हाइट ड्रॉ कर दी इसकी। तो आप लोगों ने 0 पॉइंट से इस मैक्सिमम पॉइंट तक, 0 पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक आप लोगों ने हाइपोटेनस ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेनस ड्रॉ कर दें आप, इस केस में भी और मेथड 2 में भी, दोनों मेथड में। ठीक है, अब ये देखें तो ये √2 है ना, ये √2 है, और इस केस में भी देखें तो ये भी √2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि ये दो मेथड्स किस तरीके से आप लोगों ने डिफरेंशिएट करने हैं। अगर आप लोग बच्चों, मैंने बताया था कि अगर हम √2 को इसके ऊपर एक्सप्रेस करें तो √2 यहाँ पे आएगा, और अगर आप √2 को डेसिमल्स के फॉर्म में लिखते हैं नंबर लाइन के ऊपर तो वो फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, अब इसको अगर हम उसी तरीके से ड्रॉ करें मेथड नंबर 1 के थ्रू तो ये था, और इसको जब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे करके आएगा। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि चूँकि बेस अब थी √2 और √2 जो है वो यहाँ तक होता है, ये जहाँ तक पॉइंट लाई कर रहा है, तो √2 तक आप लोगों ने इसको डार्क कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग अगेन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए √2 है ना, √2 के बाद √2 के ऊपर आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगेन से 1 इंचज़ का। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये आ जाएगा 1 इंच का आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया इस पर परपेंडिकुलर। तो ये डॉट है और ये 2 है, इस पर 1 इंच का जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा बच्चों, अब हमने क्या करना है कि जैसे 0 पॉइंट से इस मैक्सिमम हाइट तक हमने ड्रॉ की थी कर्व लाइन, इसी तरीके से 0 पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक भी हमने कर्व ड्रॉ कर देनी है। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड है कि जिस मेथड के थ्रू हम लोगों ने √3 बताया। अब ये जो कर्व्ड पाथ है ये √3 होगा हाइपोटेनियस, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें किसके ऊपर, एक्सप्रेस करना चाहें नंबर लाइन के ऊपर, तो हमने क्या करना है कि प्रकार को ओपन करना है 0 पॉइंट से इस मैक्सिमम पॉइंट तक। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक मिड में कर दें और एक बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर। जब नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चों जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट है, ये ही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो कि है √3। हम इसको कह लेंगे पॉइंट P। सेकंड मेथड बच्चों देखें, सेकंड मेथड के अंदर उसने क्या कहा कि √2 तो हमने ड्रॉ कर दी है। अब देखें √2 को वो बेस कंसीडर करता है, अगर इसी को वो बेस कंसीडर करे तो बेस के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो सेकंड मेथड में इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से, इसको बेस कंसीडर करते हुए ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री पे अब अगेन हमने क्या करना है, 1 इंचज़ की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो 1 इंचज़ की लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे,
मैंने यहाँ पे रखा और स्केल इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 1 इंच की आप लोग लाइन ड्रॉ करें। 1 इंच लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो 0 पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम कर देंगे जॉइन। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पर जॉइन करने के बाद एट द एंड हमने क्या करना है कि प्रकार के थ्रू 0 पॉइंट से प्रकार को एक्सपेंड करेंगे इस हाईएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर दें और एक बिल्कुल इसके ऊपर। तो बच्चों इस तरीके से हम सेकंड मेथड की यूज़ करते हुए भी अपना पॉइंट इंडिकेट करवा देंगे। तो ये 2 मेथड है जिसके थ्रू अब आप √3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो सा मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एग्जांपल है पेज 5 के ऊपर, √5 मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बेस इसमें देखें तो 2 है और बेस पे फिर परपेंडिकुलर है अगेन 1 इंच का। ठीक है, तो बेस 2 है ना, तो नंबर लाइन के ऊपर इस दफ़ा हम क्या करेंगे, 0 से लेकर जो 2 पॉइंट है यहाँ तक इसको अब हम कर देंगे डार्क। अब डार्क करने के बाद क्या करना है हमने, 2 के ऊपर हम बनाएंगे परपेंडिकुलर डी के थ्रू बनता है। तो डी यहाँ पे रखें और 90 डिग्री के एंगल पर डॉट ड्रा कर लें। अब 1 इंच का गैप हमने रखा है ना सारों में, तो 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, देखें यहाँ से। अब क्या करना है, एट द एंड आप लोगों ने कि 0 इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक या मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो बच्चों कर्व्ड लाइन जो होती है वो √5 हो जाएगी, हाइपोटेनियस। इसकी बेस ये है और हाइट इसकी अगेन 1 ही है। एट द एंड आप लोगों ने क्या करना है, प्रकार की हेल्प से 0 यहाँ पर आप लोग प्रकार रखें और इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है, ओपन करना है यहाँ तक। ठीक है ना, ये गैप इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रखें और इसका फेस ओपन करें, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दें, एक यहाँ पे कर दें और एक बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर। तो बच्चों ये जो पॉइंट हमारा आया है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही हमारा पॉइंट है विच इज़ √5। तो पॉइंट ड्रॉ करके इस पर हम लिख देते हैं P। अब बच्चों बाकी सारे पार्ट्स इंतहाई आसान हैं। इसमें जो फर्स्ट ये जो डिजिट है ये शो करता है कि पॉइंट जो हमारा लाई कर रहा है उसकी पोजीशन कौन सी है। ठीक है ना, ये पोजीशन को शो करता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पोजीशन शो करता है। ये मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ये जो नीचे वाला है ये नंबर ऑफ़ पार्ट्स को और ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये वाला डिजिट ये शो करता है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट को शो कर रहा होता है। अब बच्चों देखो कहने का मकसद क्या है, देखें ये वाला नंबर जो है ना पॉजिटिव में है और 4 है, तो पोजीशन क्या है उसकी 4 से आगे। जब पॉजिटिव नंबर है तो आप यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब स्केलिंग इस तरीके से आपने करनी होती है। 4 से ऑनवर्ड है, ये पोजीशन को बता रहा होता है। तो 4 से आगे जाएं, 4 से आगे देखें तो ये 4 से 5 तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अब उसने कहा कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स, इस 4 से 5 तक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। अभी ये एक पार्ट में है। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 लाइंस इनके बिटवीन लगानी पड़ेंगी। तो 2 लाइंस बच्चों मैंने अंदाजे से लगाई हैं ताकि ये तीनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो जाएं। अब देखें जो पॉइंट है ना वो फर्स्ट पार्ट पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट ये देखें, ये फर्स्ट इसका है पार्ट, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर पॉइंट जो लाई कर रहा है इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा और इस पर लिख दूंगा पॉइंट, जो कि मेरा पॉइंट था 4 1/3। क्लियर है बच्चों। अब देखें तो ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्या होगा कि आप नेगेटिव में शुरू कर दें 0 से -1। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वाले इस साइड पर होते हैं, पॉजिटिव वाले इस साइड पर। जब नेगेटिव में है तो फिर 0 -1 -2 -3 -4। अब देखें ये पोजीशन को शो करवा दी उसने कि -2 है ना, -2 से आगे इट्स मीन यहाँ पे ये लाई कर रहा होगा और नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं 7। इट्स मीन इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से होगा, इसमें हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस मैंने यहाँ पे बना दी। अब ये 7 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है फर्स्ट पे। तो यहाँ से फर्स्ट ये वाला आएगा, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। पॉइंट में आ जाएगा -2 1/7।
ठीक है बच्चों। अब इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें तो इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। जब कोई भी वैल्यू ना हो तो ये जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो में फिर हम -1 शुरू कर लेते हैं। -1, 0, 1, 2 और 3। अब देखें तो नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं? 8। 8 है तो 7 लाइन लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। और पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? 5th पे। 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5th लाइन को हम हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर 5/8 जो है वो लाई कर रहा है। पार्ट नंबर 6 है। देखें 2, 3/4। तो देखें पोजीशन कौन सी है? 2 है। इट्स मीन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो बेशक आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट कर लें। अब 2 और 3 के बिटवीन ये लाई कर रहा है। नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं बच्चों? 4 हैं, तो 3 लाइन्स लगाएं। 1, 2 एंड 3। और लाई कर रहा है थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट ब्लॉक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और थर्ड पे ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हाईलाइट करके यहाँ पर लिख देना पॉइंट विच इज़ 2, 3/4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ये जो नंबर हमें दिया है ना, इसको हमें रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। P/Q, इट्स मीन ओवर की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 में भी आपको बताया था 15/4 के अंदर ना जो ओवर में नंबर लिखा होता है ना उसे भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो देखें वेयर P and Q आर इंटीजर, मतलब ये आपको एक वैसे उसने दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, पेपर में किस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करना है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले ये जो 0.4 बार है, बार एक क्वेश्चन था ना उसमें फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मैंने बताया था कि बार यूज़ होगा। अब देखें यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेट करना है ब्लैक पॉइंटर के साथ, लेट करना है ये जो नंबर दिया ना इसको आप लेट कर लें x के इक्वल। तो x इक्वल्स टू 0.4 इसके ऊपर लगा दें बार। अब बच्चों जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में किया था, जब बार को रिमूव करते हैं ना, जब बार को रिमूव करते हैं तो ये आएगा 0.4। बार रिमूव करें तो ये 4 जो है ना वो चलता ही जाएगा। तो पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स तक लिख लें, इसके बाद डॉट लगा देंगे, चलता ही जा रहा है। तो बच्चों इसको आप फिर ब्लैक पॉइंटर से इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है। सबसे पहले लेट करना है आपने x इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार है ना, ये जो नंबर था इसको लेट कर लें x के इक्वल। इसके बाद ये अगर बार ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 जितने भी लिख सकते हैं। तो हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों अगर आपसे मैं पूछूँ ना ये 0.4 है, अगर मैं आपसे पूछूँगा इसका डेसिमल रिमूव कर दो, जैसे ये है ना डेसिमल कहते हैं पॉइंट को ख़त्म करना, तो आप कहेंगे सर जब पॉइंट ख़त्म करते हैं ना ओवर में 1 आता है और जितने डिजिट होते हैं उसके साथ 0 लिखते हैं। इट्स मीन पॉइंट ख़त्म, ओवर में आ गया 10। तो बच्चों ओवर में 10 आ गया ना, तो आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो ब्लैक पॉइंटर से आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन करते हुए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो सबसे पहले 10 लिखें, मल्टीप्लाई करें x के साथ। तो बच्चों बिगर जो स्टैंडर्ड है ना उसमें मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट्स का साइन यूज़ होता है। ठीक है ना, क्रॉस का साइन भी यूज़ हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ हो जाता है इस तरीके वाला, लेकिन ब्रैकेट वाला ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप ब्रैकेट वाला ही जो है ना वो यूज़ किया करें। तो राइट साइड में भी जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.4444 डॉट 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 1 नहीं लगाना, ये तो हमने लेट की थी। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल्स टू, जब 10 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चले जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़ुबानी याद रखेंगे 4.4 डिजिट्स दोबारा से 4.4444, ये भी चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन 1 लेट की थी, ये जब मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए P/Q की फॉर्म में आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी पहली थी? 1 थी ना,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये ई क्यू डॉट का मतलब इक्वेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 ये वाली है, इक्वेशन 2 ये वाली है। तो पहले इन दोनों में से देखें बड़ी वाली कौन सी है, तो आप कहेंगे 10x बड़ा है 1x छोटा है। तो न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए ध्यान से समझना है, जो इक्वल के एक साइड पे होती है ना ये वाली, देखें ये लेफ़्ट हैंड है ना, तो इसे लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, और ये इक्वल के राइट साइड पे है तो राइट हैंड साइड इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में से माइनस करना है और राइट को राइट हैंड साइड में से माइनस करना है। अब देखें ये लेफ़्ट थी, तो इन दोनों में से बिगर वैल्यू देखें 10x थी, तो आप लिखें यहाँ पे 10x, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों माइनस, तो माइनस का साइन लगाएं। और फिर देखें ये स्मॉलर वैल्यू x लिखी हुई है ना, तो आप इसको x लिखें। इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल लगाते हैं। अब देखें ये दोनों दोबारा से राइट हैंड साइड, इसमें 4 पॉइंट वाला बिगर है ना, तो आप लिखें 4 पॉइंट, 4 दफ़ा हमने 4 लिखना है, डॉट 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 लगाना है और इसके साथ ब्रैकेट लगा लें माइनस, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो चलते ही जा रहे हैं, माइनस 0.4444 डॉट डॉट कर दें। अब बच्चों इनको माइनस करना है, ये 10x है और ये 1 है, तो 10 में से अगर आप 1 माइनस करें तो बाकी कितने बचेंगे 9, तो ये 9 आएगा। अब देखें ना x माइनस हो रहे हैं तो फिर 9x बचेंगे, खाली 9 नहीं आना बच्चे, यहाँ भी गलती करते हैं खाली 9 लिख देते हैं। तो बच्चों 10x में से मैंने 1x माइनस किया है तो बाकी 9x बचेंगे। इक्वल टू देखें तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, इधर भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, ये देखें ये 4 4 से गया, ये 4 4, ये सारे सारे 4 में से माइनस हो गए। देखें 4 पॉइंट से पहले ये 4 है और ये 0 है, तो 4 में से 0 माइनस करें ना, 0 जिस मर्जी में से माइनस करे तो आंसर तो वो नंबर ही बचेगा ना। मैं आपसे कहूँ 100 में से मुझे 0 पैसे देने, बाकी कितने बच गए, आप कहें सर 100 का 100 ही रहता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे 4 इसका आंसर आएगा, पॉइंट के बाद सारे वैल्यू सीधा काट देंगे, 4 में से 0 माइनस करें तो बच्चों 4 ही आंसर आएगा। अब देखिए आपने इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, डिवीजन की फॉर्म में। तो ये तो रूल आप लोगों ने बेसिक सीखा होगा कि अगर कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हम ओवर में लिखते हैं। तो देखें x यहाँ से आप सेपरेट रहने दें, x इक्वल्स टू 4 है ना 4, इसके ओवर में आप लिख देंगे 9। बच्चे यहाँ भी मिस्टेक्स क्या करते हैं, यहाँ भी मिस्टेक कर देंगे कि 9 ऊपर लिख देंगे और 4 नीचे लिख देंगे और क्वेश्चन रॉन्ग करवा लेंगे। तो बच्चों जोन सी वैल्यू इसके साथ लिखी होती है इक्वल के दूसरी साइड पर जाके वही वैल्यू ओवर में जाएगी, ठीक है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना। तो बच्चों ये आपका जो आंसर आएगा फिर एट द एंड आप उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का रूल होता है, आपने साथ साथ प्रेजेंटेशन भी करनी है और हर क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने लाजमी एंडिंग लाइन भी लगानी है। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है, तो देखें 0.37 में बार है। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोग लेट करेंगे इसको x की इक्वल, तो लिख लें लेट x इक्वल्स टू, x आ जाएगा 0.37 और उस पर आएगी बार। बच्चों जब बार को ख़त्म करते हैं तो वो नंबर चलता जाता है पॉइंट। अब देखें 2 नंबर पे बार है ना, तो 37 37 37, इस दफ़ा 3 दफ़ा लिख क्योंकि 2 नंबर्स थे और साथ में लगाते हैं हम डॉट, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब थोड़ी सी स्पीड से मैं समझाऊंगा आपको। अब देखें तो आप इसका जब पॉइंट रिमूव करेंगे 0.37, इसको भी दोबारा 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पॉइंट रिमूव करें ज़रा आप, इसको पॉइंट ख़त्म करें तो ओवर में 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगाएं, पॉइंट ख़त्म हो गया, 100 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। ये आपने लाजमी अंडरस्टैंड करनी है बात, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको कहा था कि आप ब्रैकेट यूज़ किया करें, इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 और डॉट साथ इसको चला दें।
अब देखें 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100x इक्वल्स टू, अब देखें वहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था ना 10 था तो डिजिट 1 मूव हुआ था, अब 100 है ना तो 2 डिजिट्स आगे पॉइंट मूव कर जाएगा तो 37 पॉइंट के बाद 3 दफ़ा 37 लिखना है, डॉट डॉट डॉट, और इसको अब हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 2 का। जैसे पार्ट 1 किया था सेम पार्ट 2 है। इसके बाद बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें बच्चों इनमें से 100x ये बिगर वाली वैल्यू है, इसको आप पहले लिखें 100x, सब्ट्रैक्ट है माइनस का साइन लगाएं, फिर आप यहाँ से x लिखें इक्वल्स टू 37 डॉट लगाएं और फिर माइनस, फिर यहाँ से 0 पॉइंट वाली वैल्यू लिख दें 0.37 और अगेन डॉट लगाएं। बच्चों बॉर्डर लाइन से कोशिश करनी है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बाहर ना जाएं। आपने अपनी राइटिंग को इस तरीके से बिग भी कर लेना है, स्मॉल भी कर लेना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्लियर। अब देखें 100 में से जब आप एक x माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 99 के 99x, तो होप सो आपने 99x सोचा होगा, तो वेल एंड गुड इक्वल्स टू। अब देखें पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज़ कैंसिल करें, 0 है पॉइंट से पहले, यहाँ पे पॉइंट से पहले 37 है तो माइनस करें तो आंसर 37 ही आएगा। क्लियर। अब देखें x है ना, x सेपरेट करें इक्वल्स टू, तो मुझे उम्मीद है कि आप 37/99 ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है, तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो सबसे पहले इसको आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताते जाए बेशक इमेजिनरी तौर पे। तो सबसे पहले x को ऐड करते हैं तो 0.21 बार, इसके बाद बार को जब रिमूव करेंगे तो 0.21 डॉट 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 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे हम। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे किसके साथ, अब मैं डायरेक्ट ही आपको कहूँगा करने के लिए, ठीक है। तो पहले बेसिक समझा दी है, अब स्पीड भी मैटर करती है बोर्ड में। अब देखें डिवीजन करें तो 100 इमेजिनरी सोचें बस जेन में, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आगे क्या लिखना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 डॉट डॉट डॉट। अब देखें 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x आ जाएगा, और ये 100 है ना तो 0.2 डिजिट्स आगे मूव करेगा, तो 21 डॉट 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 कह लें, और इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। इसका वजह सब्ट्रैक्ट हमने करना है, लिखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम लोगों ने क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो कर लेते हैं 100x माइनस x इक्वल्स टू 21 डॉट 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 माइनस 0.21 और डॉट डॉट। अब देखें 100 माइनस x बच्चों ये आएगा 99x इक्वल्स टू, इधर से आप कैंसिलेशन करें और आपने ख़ुद बताना है मुझे इसका आंसर, होप सो आपने सोचा होगा 21। जहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करना होगा वहाँ पे कैलकुलेटर करेंगे। इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर निकालें, इंशाल्लाह निकलेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से जब आप x कैलकुलेट करेंगे तो x का आंसर आएगा 21/99। तो यही बच्चों आपकी बुक के पीछे आंसर्स होंगे होप सो। तो आपको समझ आ चुकी होगी इन तीनों की तीनों पार्ट्स की। अब बच्चों आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ये आनी चाहिए। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ अगर मैं इनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करूं तो मैं कहूँगा 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द फर्स्ट वन उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। और सेकंड वन हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी,
इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो इनको याद रखने का मैं आपको एक हिंट भी बताया करूँगा। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए आप याद रख लें कि ये इट सेल्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ एन इट सेल्फ प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूँ। जो बुक पे लिखी है ए प्लस बी बिलोंग्स टू, वो भी चले खैर वो आपको जनरल समझाऊंगा, लेकिन पहले आप एग्जांपल समझे इसकी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? लेट्स से वी हैव अ सेट ऑफ नंबर, कोई भी आप जो है वो सेट ऑफ नंबर लेट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिया। अब नेचुरल नंबर देखें बच्चों, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन, चलता ही जाता है, ठीक है जी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम चेक करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, फिर हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर, ठीक है जी। जब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की बेस पे चेक करना है तो देखें, एडिटिव से मुराद एडिशन होता है ना, किसी चीज़ को प्लस करना, और मल्टीप्लिकेटिव से मुराद होता है मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों इनमें से आपने कोई से भी 2 नंबर ले लेने। मैं लेट्स से 2 और 4 लेता हूँ, तो मैंने 2 ले लिया और 4 ले लिया। ये 2 डिजिट्स या 2 नंबर्स मैंने ले लिए। अब देखें एडिटिव प्रॉपर्टी, इनको प्लस करें, मैंने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 + 4 का आंसर होता है 6। अब आपने देखना है कि किसी भी 2 डिजिट्स को प्लस करके आंसर जो आ रहा है क्या वो उस सेट में मौजूद है कि नहीं है। अब देखें 2 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आंसर 6 है। 6 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होता है, तो हम कह लेंगे हैंस इट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू, प्लस लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करूं तो यही सेट है, इसमें से यही 2 नंबर लेते हैं, लेकिन हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2, इसका आंसर होता है 8। अब बच्चों 8 जो है क्या वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, तो हम कह लेंगे इट होल्ड्स, ये होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये W.R.T का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसका नेम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव भी से कह लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी से पढ़ लेते हैं। बच्चों ये इटसेल्फ प्रॉपर्टी थी, इसके लिए आप याद रख लें कि ये 2 नंबर्स पर डिपेंड करती है, 2 पे। अब देखें कि पहले आप एडिटिव के लिहाज से चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर चेकिंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले एडिशन के लिहाज से। तो देखें कॉम्यूटेटिव के अंदर 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स होंगे, कोई भी 2 नंबर्स आप इसमें ले सकते हैं। जैसे लेट से मैं अगेन यहाँ पे 2 + 4 लेता हूँ, 2 + 4 ले लिया मैंने, और इक्वल टू में इनकी बस आप लोगों ने जगह चेंज कर देनी है। 2 + 4 को अगर हम ऐड करें और 4 + 2 को ऐड करें तो क्या आंसर सेम आता है कि नहीं है? देखें 6 = 6, तो हम कह लेंगे कि ये होल्ड कर गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें बच्चों मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्या करेंगे, बस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 4, 2 × 4 इक्वल होता है क्या 4 × 2 के? तो ऑब्वियसली 8 = 8 आ जाएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। इसको अगर जनरल एक्सप्रेशन में लिख दूं तो जनरल एक्सप्रेशन आपकी बुक में भी लिखा होगा A + B इक्वल होगा B + A के, और यहाँ से A मल्टीप्लाई B, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, जब 2 नंबर्स को आप या 2 डिजिट्स को आप ऐसे लिखते हैं इट्स मीन कि वो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, B.A। और क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर मैं लगाऊं तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आप कह सकते हैं कि A + B जो है ना, A + B यहाँ से हमने किया था नेचुरल नंबर्स, तो मैं इधर से कह सकता हूँ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि A + B बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसने सेट रियल नंबर का लिया होगा, मैंने नेचुरल नंबर का ले लिया, ठीक है बच्चों। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसका नाम है, इसे आप ऐसे ही तरतीब से याद रखेंगे तो फिर आसानी हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों 3 नंबर्स पर होल्ड करती है, ठीक है ना।
इसको मैं इस तरीके से हिंट के तौर पे याद करवाता हूँ। इसमें क्या होता है, कोई भी 3 नंबर्स आप लेते हैं लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं आपने करनी, वो नंबर्स आप स्ट्रेट लिख लेते हैं ऐसे ही। लेट से मैं 3 नंबर लेता हूँ यहाँ पे 0, 1 और 2, और इक्वल टू पे भी आप ऐसे ही लिखेंगे 0, 1 और 2, अनचेंज, पोजीशन बिल्कुल सेम होगी। अब एडिटिव के तौर पे तो सारों के दरमियान में साइन आप प्लस प्लस का लगा लेते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या रह गया। तो बच्चों इसमें फ़र्क ये आता है कि इसमें तमाम की तमाम जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट 2 नंबर्स के दरमियान या फर्स्ट 2 नंबर को उसने ब्रैकेट में रखा होगा ना, तो राइट हैंड साइड में उसने इसका उलट किया होगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट 2 को उसने ब्रैकेट में रखा है तो यहाँ पे लास्ट 2 को उसने ब्रैकेट में रखा होगा। बाकी तमाम की तमाम जो पोजीशंस हैं वो सेम होंगे और नंबर्स भी सेम होंगे। और इसी की एक और आती है कि अगर इसमें 0 + 1 + 2 लिखा होता इक्वल टू 0 + 1 + 2 लिखा होता, अगर जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना उसमें लास्ट 2 को उसने ब्रैकेट में रखा होता तो यहाँ से फर्स्ट 2 को रखना था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और आपकी बुक में भी उसने जनरली ये लिखा हो a + b + c इक्वल्स टू a + b + c। अगर फर्स्ट 2 है तो यहाँ से लास्ट 2 है, और इसी तरीके से इक्वल्स टू a + b + c। अगर लास्ट 2 है तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों फर्स्ट 2 पे, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा इसको आप आपस में हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 0 × 1 × 2 इक्वल्स टू 0 × 1 × 2। अगर फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट है तो लास्ट 2 आ जाएगी, और अगर लास्ट 2 होती बच्चों तो फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा लेनी थी। तो बच्चों ये 3 जो है ना वो मेजर है। क्लोजर आप कह लेते हैं इटसेल्फ, इसमें सिंगल डिजिट की बात हो रही होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, इनकी पोजीशन चेंज करके हमने आंसर चेक करना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। एसोसिएटिव के अंदर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स को लेंगे या 3 नंबर्स को लेंगे और इसके अंदर पोजीशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है ना वो अगर फर्स्ट 2 में है तो यहाँ पे लास्ट 2 में, अगर यहाँ लास्ट 2 पे है तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पे आएगी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद बच्चों 4th प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बच्चों इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव नहीं होती, ये अपना ही एक इटसेल्फ इसे भी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। वो किस तरीके से, इसके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि लेट्स से a × b + c है, ठीक है जी। अब a × b + c है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने होना। यहाँ पे मैंने बताया था कि पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, नंबर बिल्कुल सेम वही लिखे होते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करें ना तो a b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे ab + ac। तो बच्चों अगर ऐसा कोई केस आ जाए उसे फिर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी 2 टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ए को हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए को हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। एंड पे लॉ लिख लेता हूँ। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट साइड पर कौन सी वैल्यू या कौन सा डिजिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब देखें ये जो ए था ना, ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ भी और ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के साथ भी। देखें अब आपने देखना है ये जो 2 वैल्यूज़ थी, इसमें देखें ए लेफ़्ट साइड पे अगर राइट साइड पे, आप देखें तो ये राइट साइड पे है और ये लेफ़्ट साइड पे है। ए लेफ़्ट साइड पे है और ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये हम कह लेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे हम कह लेंगे ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसके बाद अगर इसकी मैं एग्जांपल ये वाली बनाऊँ b + c और a मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही होगा ba + ca। अब देखें a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, a आप देखें कि राइट साइड पे है कि लेफ़्ट साइड पे है, तो देखें a राइट पे है, तो इसे हम कह लेंगे फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बच्चों 5th वन प्रॉपर्टी है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी,
और मल्टीप्लिकेटिव के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। और लास्ट प्रॉपर्टी इसमें एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आइडेंटिटी बच्चों कहते हैं शनाख्त को, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी डेफिनेशन सुनिएगा कि किसी भी नंबर में आप क्या नंबर ऐड करेंगे कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। लेट्स से 2 एक नंबर था या 2 एक डिजिट था, इसमें आप कौन सा डिजिट ऐड करेंगे कि 2 जो है ना वो चेंज ना हो, 2 2 ही रहे, 2 3 में कन्वर्ट ना हो जाए या 2 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ऑब्वियसली 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0, क्योंकि 0 को जिस मर्ज़ी में ऐड करेंगे तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं डलेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से बच्चों अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूं कि मल्टीप्लाई करें आप 2 को एक ऐसे नंबर से या ऐसे डिजिट से कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ऑब्वियसली वो होगा 1। 1 को जिस मर्ज़ी डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अनचेंज होता है, तो 2 ही आंसर आ जाएगा इसका। तो देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, 1। इसके बाद इसका उलट है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उलट, ठीक है ना। एडिटिव से मुराद होता है प्लस, और प्लस का उलट होगा माइनस। इसी तरीके से माइनस होगा तो उसका उलट होगा प्लस। अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करूँ अगर मैं, तो मल्टीप्लाई है ना, इसका इन्वर्स होगा डिवाइड और डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई। अब देखें इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। दैट से कि हमारे पास +2 था, तो बच्चों +2 है ना, +2 का उलट क्या होता है, इसके साथ आप फिर लिखें -2। इन दोनों को देखें कैंसिल करके आंसर आएगा 0। अगर नंबर हमें दिया होता उसने या डिजिट दिया होता -2, तो बच्चों -2 का उलट होता है +2, तो इसका आंसर भी आएगा 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की अगर मैं बात करूं, उसने अगर 2 दिया था तो 2 का ये मल्टीप्लिकेटिव केस में आ रहा है, तो इसको अगर चेंज करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो 2 का उलट आ जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है ना। 2 को फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके इन्वर्स के साथ विच इज़ 1/2, और इसका आंसर आ गया 1। अगर बच्चों 1/2 था तो 1/2 डिवीजन में है ना, तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए सिंपल के साथ, तो इसको भी कैंसिल करें तो आंसर आएगा 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और बताना है पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। तो नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन देखें तो मैंने बताया था 1 2 या 3, इसमें देखें 3 डिजिट्स हैं या 3 नंबर्स हैं, और 3 नंबर्स हैं उनकी पोजीशन अनचेंज्ड है। तो 3 नंबर्स और पोजीशन अनचेंज्ड पर प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी किस लिहाज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, प्लस लगाते हैं एडिशन, ठीक है जी। इसके बाद देखिए पार्ट 2 में √2 + √3 है और √3 + √2 है। 2 जो है ना वो डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 2 डिजिट्स के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दोनों में देखें तो प्लस है, तो इसका आंसर आएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो थर्ड वन देखें तो x - x = 0 है। ये एक नंबर था पॉजिटिव में, उसमें हमने नेगेटिव को ऐड कर दिया। तो देखें ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम नंबर में अगर सेम नंबर माइनस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। पार्ट 4 में देखें बच्चों तो a × b + c है = ab + ac। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और a जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो लेफ़्ट पे अगर राइट पे देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे है, तो ये हम कह लेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों पार्ट 5 में देखें 16 + 0 = 16। ऐसा नंबर हम ऐड कर रहे हैं 16 में लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से पार्ट 6 में 100 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, नंबर ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अच्छा पार्ट नंबर जो 7 है सिमिलर है पार्ट 1 जैसे। देखिए पार्ट 1 में क्या था, 3 नंबर्स थे, पोजीशन चेंज नहीं थी, दरम्यान में प्लस का साइन था। यहाँ भी अगर आप गौर करें तो 3 नंबर्स हैं 458 458, पोजीशन अनचेंज्ड है, तो ये आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने लगी है ए बी इक्वल्स टू बी है। देखिए 2 नंबर है ना और पोजीशन इनकी चेंज है। ए बी था, यहाँ पे उसने पोजीशन कर दी बी ए, दरमियान में साइन कोई नहीं। तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन किस लिहाज से? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कह लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी हैं, वो नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ाऊँगा। दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों इक्वालिटी कहते हैं बेसिकली इक्वल के साइन को, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जिनके दरमियान इक्वल का साइन होगा। तो देखें फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसे भी आप इट्स सेल्फ प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में पढ़ा था ना, इट्स सेल्फ प्रॉपर्टी जो क्लोजर थी, इसे भी आप इट्स सेल्फ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। देखें इक्वल का साइन लगा हो और इट सेल्फ से मुराद होता है वही चीज़ सेम। इसमें आता है अगर ए है ना तो वो ए के ही इक्वल ही होगा, ए इक्वल टू है। तो बच्चों सिंपल सी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को बच्चों आपने याद रखना है, सिमेट्रिक कहते हैं सेम को। देखें एस और इसी को ओवरलैप आप करवा दें सेम के साथ, ठीक है। सेम किस तरीके से? और दूसरे आपने याद रखना है कि इसमें 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक 2 नंबर वाला और सेम। अगर सिमेट्रिक के अंदर हम कह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी इस चीज़ को शो करती है, अगर ए जो है वो इक्वल हो ना बी के, अगर ए इक्वल टू बी हो तो बच्चों हम इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो बी है वो ए के इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ए इक्वल टू ए है ना, तो ये इससे मुराद है कि 1 जो है ना वो ही 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, अगर वो कह रहा है हम खुद लेट करें ना 1 इक्वल टू 2 है, अगर 1 को इक्वल लिख दें हम 2 के, तो यहाँ से 2 को भी फिर हम लिख लेंगे 1 के इक्वल। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 पे होल्ड कर रही होती है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने एसोसिएटिव मेथड पढ़ा था, 3 नंबर्स उसमें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर ए जो है वो इक्वल टू बी आ जाए, ठीक है, ए इक्वल टू बी आ जाए। अब 3 इसमें आनी है ना तो सी भी आएगा। एंड ये होता है एंड का सिंबल। अगर ए इक्वल टू बी हो और बी जो है वो इक्वल हो सी के, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखें ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो हम कह सकते हैं जो ए है ना वो इक्वल टू आ जाएगा सी के। मैं मिसाल को तो बताता हूँ आपको। अगर 1 को हमने लिख दिया 2 के इक्वल और हम कह रहे हैं जो 2 है ना वो 3 के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली हमने कह दिया जो 1 है ना वो 3 के इक्वल है, 1 इक्वल टू 3। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों ये आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कहते हैं कि ऐड करने को। अब देखें एडिटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ए है और ए के साथ हमने लिख लिया, अगर ए इक्वल टू लेट्स से ए इक्वल्स टू बी था, तो एडिटिव से मुराद है कोई भी नंबर इसमें ऐड करना, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए के अंदर भी हम ऐड कर लें तो कोई एक नंबर वो इक्वल होगा बी में भी वही नंबर ऐड करने से। देखें एडिटिव दोनों साइड में हमने सी को ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई होता है ना, ए इक्वल्स टू बी अगर है तो हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू है बी सी, मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ दोनों साइड पे। इसके बाद 6th प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें बच्चों देखें क्या है, अगर लिखा हो ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, अगर ये लिखा होता, ठीक है ना, अगर ये लिखा होता तो कैंसिलेशन से मुराद है कैंसिल करना किसी चीज़ को, और सेम नंबर्स को कैंसिल किया जा सकता है। देखें ये प्लस सी है और ये भी प्लस सी है, तो दोनों साइड पे हम इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं जो ए है वो इक्वल आ जाएगा बी के, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल दूँ तो अगर 1 + 2 था ना इक्वल टू 3 + 2 था, देखें ये जो 2 है ना प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस होगा तो कैंसिल हो गया, 1 = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो 1 है वो इक्वल आ जाएगा 3 के, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स मीन के ए सी अगर लिखा हुआ है बी सी के इक्वल, तो उसमें से सी को कैंसिल करके दोनों साइड में हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी है। तो बच्चे ये इक्वालिटीज़ के अकॉर्डिंगली 7 प्रॉपर्टीज़ थी।
अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ पढ़ाता हूँ। अब बच्चों जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें इक्वल का साइन आता है और इसमें नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल से मुराद इसमें ग्रेटर देन आएगा कि इक्वल नहीं है ना, या तो बड़ा होगा उससे वैल्यू या उससे वैल्यू स्मॉल होगी, तो ग्रेटर देन या लेस देन। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जो ए है ना इसको हम ई बी के इक्वल भी रख सकते हैं, या ए को हम जो है वो ग्रेटर दैन बी भी कह सकते हैं, या इसको हम लेस दैन बी भी कह सकते हैं। ट्रिकोटोमी में तीनों प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आगे से जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सिमिलर इन जैसी हैं। ट्रांजिटिव हमने पढ़ा था जिसमें 3 जो है ना वो नंबर्स आ रहे थे, 3 नंबर्स वाली। इसमें देखें जहाँ पे इक्वल था वहाँ पे आपने यहाँ ग्रेटर लगाना है या लेस लगाना है, बस बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। अब देखें ए है तो ए इक्वल टू बी था, तो इसके लिए हम साइन लगाते हैं ये वाला। ए ग्रेटर दैन बी अगर हो और बी ग्रेटर दैन सी हो तो हम लिख सकते हैं जो ए है वो ग्रेटर दैन आ जाएगा सी के। अब देखिए यहाँ इक्वल तो ए की साइन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 साइन है, तो अगर दूसरा साइन लगाएं, अगर ए लेस दैन बी है और बी जो है वो भी लेस दैन सी है, तो हम कह सकते हैं जो ए है वो लेस दैन सी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में भी देखें सेम वही है, ए इक्वल टू बी है ना, तो इक्वल नहीं कहना यहाँ पे, ए ग्रेटर दैन बी कह लें और इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें भी हम सी को ऐड करते हैं और इसमें भी हम सी को ऐड करते हैं। इसी तरीके से दूसरा साइन यूज़ कर लेते हैं लेसर वाला, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी हो चुकी है। अब इसके बाद आएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में देखें हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे नंबर्स को, ठीक है ना। तो अगर ए है, ए इक्वल टू बी था ना, इक्वल नहीं लगाना, ग्रेटर दैन लगा दें या लेसर लगा दें। इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, देखें यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करें, इधर भी सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टी। ए अगर बी है, सॉरी मैंने इस साइड पे लिख दिया इसको, ठीक है ना। अगर ए ग्रेटर दैन बी हो तो हम इसको दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर ए जो है वो लेस दैन बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी लेसर दैन बी सी। वो जो आपकी बुक में कुछ सी के केसेस उसने बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर साइन इस साइड पे ही हो तो यहाँ भी इस साइड पे ही होना चाहिए, नहीं, वो सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर है तो फिर साइन यही रहते हैं, अगर सी की वैल्यू लेसर होगी तो फिर ये साइन चेंज होते हैं। लेकिन वो आप कंसर्न ना करें उस चीज़ से, आप बस ये देखें कि दोनों साइड पर अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ग्रेटर या लेसर देन का साइन मौजूद है तो आप उसे कह लेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों आती है डिवीज़न प्रॉपर्टी। डिवीज़न प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी के केस में नहीं पढ़ी थी। इक्वालिटी में 2 केसेस हमने पढ़े थे ना, या उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी के केस में डिविजिबल प्रॉपर्टी आती है। सेम वैसी ही है जैसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। और क्या है, उसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड कर देते हैं। ये ए अगर ग्रेटर दैन बी है तो हम लिख सकते हैं ए ओवर सी ग्रेटर दैन है बी ओवर सी। देखिए डिवाइड कर दिया हमने सेम नंबर से। इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हो तो इसको भी सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अब सेम नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अब जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल बच्चों कहते हैं उलट को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान से समझनी है। अगर लिखा हो ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कहते हैं इसका उलट कर देना, ठीक है। ए का जो उलट है ना वो होगा 1 ओवर ए, उसको ओवर में लिख देना। इसमें डिविजिबल प्रॉपर्टी और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इन दोनों को आपस में आपने मिक्सअप नहीं करना। डिविजिबल में क्या कर रहे थे कि सेम नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड किया था। मल्टीप्लिकेटिव में सेम नंबर से दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया था। इसमें नंबर नहीं चेंज हो रहा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं 1 ओवर ए में लिख दिया और बी को हम लिख देंगे 1 ओवर बी में। और एक और चीज़ आपने इसमें भी याद रखनी है, इसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है ना वो चाहे इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो, कंसर्न नहीं है। रेसिप्रोकल के अंदर उलट करना तमाम चीज़ों का। ए है उसको हमने छोटा कर दिया 1 ओवर ए। अब देखें ये जो साइन था ये यहाँ पे उलट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे केस में अगर लिखा हो जो ए है वो लेस देन बी है तो बच्चों ए का उलट करें आप तो आ जाएगा 1 ओवर ए।
इसको चेंज करें तो साइन इस साइड पे देगा, बी को चेंज करें तो आंसर आएगा 1/b। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसकी जो फर्स्ट है ना, ये थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा, बाकी सारी तमाम की तमाम हो जाएंगी। देखिए -3 है और यहाँ पे -1 आया, -3 और यहाँ पे 0 है। तो देखें -3 में क्या ऐड करें तो 0 आएगा, -3 में +3 ऐड करें तो 0, और यहाँ भी -1 में +3 है, दोनों में सेम नंबर से ऐड करें तो देखें तो फिर आपका आंसर यही आ जाएगा, कैंसिल होकर 0, और ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन ही रहेगा, और -1 + 3 होता है 2। तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं सेम नंबर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, इधर जस्ट लिख लेते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन अगर आप देखें तो उसमें उसने कहा है कि ए जो है वो लेस दैन बी है, देन देखें ए को उसने कर दिया 1/a। तो लास्ट केस मैंने आपको पढ़ाया था कि ए अगर 1/a हो जाए, ये साइन भी चेंज हो जाए और बी को भी उसने चेंज कर देना, तो ये प्रॉपर्टी थी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो लिख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड केस अगर आप देखते हैं, देखें ए लेस दैन बी है, ए में उसने सी ऐड कर दिया, बी में सी ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे किया था। तो बच्चों ये आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद पार्ट 4 है, ए और सी है। देखें यहाँ पे दोनों साइड पर उसने सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये देखें मल्टीप्लाई वाला केस है ना, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद पार्ट 5 में अगर आप लोग देखें तो उसमें भी गौर करें तो दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई किया उसने। देखें ए सी है और ये बी सी है, एक्चुअल नंबर था ए ग्रेटर दैन बी, तो ये भी बच्चों आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो उसमें इसने कहा है कि आइदर या ए जो है वो ग्रेटर दैन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस दैन बी। तो फर्स्ट हमने इसमें पढ़ी थी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें उसने कहा था कि ए जो है वो इक्वल टू बी भी हो सकता है, ग्रेटर दैन बी भी हो सकता है, तो ए लेसर दैन बी भी हो सकता है। तो बच्चों इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स इजीली जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इंसर्ट हमने करना है 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करने हैं। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर किस तरीके से आएगा, आप फर्स्ट नंबर लिखें, इक्वल लिखें, इसका मेथड देखें अच्छे तरीके से। ये दोनों नंबर्स लिखें आप 1/3 और 1/4, इन दोनों को बच्चों प्लस कर लें आप, और होल ब्रैकेट लगा के डिवीजन में लिख दें 2। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है 1/3 + 1/4। कैलकुलेटर भी लिख लें आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू, 1/3 + 1/4, इसका आंसर आएगा 7/12। बच्चों यहाँ से 7/12 आएगा, ब्रैकेट ख़त्म होगी क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अगर 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। बच्चों फर्स्ट नंबर इसमें क्या आ जाएगा 7/24, और इसको आपने लिखना किस तरीके से, जो आप लोग लिखेंगे 1/3 था, इन दोनों के मिड में एक नंबर हमने फाइंड कर लिया विच इज़ 7/24, और दूसरा नंबर था 1/4। तो फर्स्ट नंबर जो हमने ऐड किया था उसको आप लोग ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखेंगे 7/24। अब बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है सेकंड नंबर, क्योंकि उसने कहा 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 नंबर रिजल्ट्स करने हैं। तो सेकंड नंबर आप लिखते हैं सेकंड नंबर इक्वल टू, अब सेकंड नंबर भी उसी तरीके से फाइंड होगा जैसे हमने फर्स्ट फाइंड किया। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, चाहे हम इन दोनों के मिड में फाइंड कर दें, चाहे इन दोनों के मिड में फाइंड कर दें, तो हम लास्ट 2 के मिड में ही फाइंड करते हैं। तो 7/24 लिखें आप, प्लस 1/4 लगाएं, और होल को डिवाइड कर दें आप लोग 2 के साथ। क्लियर है बच्चों। अब देखें कि 7/24 को जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं 1/4 करके, 7/24 + 1/4, तो इसका आंसर आया 13/24। तो यहाँ लिखा 13/24, और डिवीजन को हम कन्वर्ट कर देंगे उसी तरीके से मल्टीप्लाई 1/2, तो सेकंड जो नंबर आएगा 13/48। तो हैंस अब लास्ट पे हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखें 1/3 और लास्ट पे आप लिख लें 1/4। इनके मिड में हमने 2 नंबर फाइंड किए थे, एक नंबर हमने फाइंड किया 7/24
और फिर इन दोनों के दरमियान में सेकंड हमने फाइंड कर दिया 13/48। तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट करें इस तरीके से, ऐसे these are required numbers। इस तरीके से आप बोर्ड में इसको प्रेजेंट करें, these are required numbers। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 में 3 और 4 दिया है, तो फर्स्ट नंबर हम फाइंड करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो लिखते हैं यहाँ पे 3 + 4 और इसको होल डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 के साथ। अब देखें 3 + 4 का आंसर 7 आएगा और 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7/2। तो देखें 3 है और 4 था, इनके दरमियान फर्स्ट नंबर जो हमने ऐड कर दिया है वो है 7/2। इसके बाद जो सेकंड नंबर फाइंड करें तो यहाँ लिखते हैं सेकंड नंबर इक्वल टू, सेकंड नंबर के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं 7/2 + 4 और इसको होल डिवाइड आप कर देंगे 2 के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत इस वजह से नहीं ना पड़ी, एक ही नंबर था 7/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन आप कैलकुलेटर के थ्रू एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 15/2। डिवीजन को बच्चों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो 1/2 आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15/4। तो देखें यहाँ से लिखें आप 3 और 4 लिख लें और मिड में 2 नंबर्स आप ऐड कर दें रैशनल नंबर। द फर्स्ट वन इज़ 7/2 एंड द सेकंड वन इज़ 15/4। तो बच्चों एट द एंड मैं लिख दूंगा इसको हाईलाइट करके, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब देखें पार्ट 3 3/5 एंड 4/5। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करते हैं यहाँ पे भी, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो 3/5 + 4/5 और आप इसको होल डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 7/5 आएगा और डिवीजन को बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं 1/2 में मल्टीप्लाई में। इसका आंसर आएगा 7/5 × 2 होता है 10। तो देखें 3/5 इसमें हमने नंबर ऐड कर दिया 7/10, उसको आप ब्लैक पॉइंटर से लिख दें प्रेजेंटेशन करते हुए, एंड 4/5। अब जो सेकंड नंबर फाइंड करते हैं, अब जो सेकंड नंबर फाइंड करेंगे मैंने लिख लिया यहाँ पे सेकंड नंबर, इन दोनों के दरमियान सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। तो 7/10 + 4/5 और होल डिवाइड इसको कर लेते हैं 2 के साथ। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3/2 और डिवीजन को कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर आएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा 3/4। तो बच्चों एट द एंड हम लिख लेते हैं 3/5 लिखते हैं, यहाँ से कॉमा लगा लें, एंड पे 4/5 लिख लें, टाइम सेव हो जाता है इससे। और ब्लैक पॉइंटर से ये दोनों नंबर्स रिक्वायर्ड जब हमने फाइंड कर लिए ना लिख लें मिड में 7/10 और 3/4। और एट द एंड हम इन दोनों को हाईलाइट करते हुए कह देते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, दीज आर द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स थे जो उसने कहा था फाइंड कर दें इन बिटवीन या इंसर्ट कर दें 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमने फिनिश कर लिया है। जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.2 जो है उसे स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे और इंशाल्लाह ईजी से ईजी मेथड में उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया बच्चों, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।